मैं विवेक अग्रवाल, उड़ान आईएएस अकेडमी के ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। समस्त अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सद्गुरु मालिक का आशीर्वाद प्राप्त हो, उन्हें उनके इष्ट ईश्वरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। पिछले बार हम फ़िज़िक्स भौतिकी के प्रश्नों पे चर्चा किए थे कि किस तरह से प्रश्नों में कम अंक और अधिक अंक के हिसाब से हमें लिखना होता है या हम पढ़ने की प्रकृति किस तरह से रखें। ख़ासकर उन छात्रों के लिए जो 10वीं के पश्चात इन विषयों से दूर रहे हैं और जिनमें भय ज़्यादा है। उसी तरह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप या प्रत्यक्ष जो हम 15 सालों से छात्रों को देखते आ रहे हैं या 2012 के बाद जब ये पैटर्न बदला, तब से जो हम छात्रों को अनुभव कर रहे हैं, उनका जो एक बड़ा प्रश्न रहता है कि सर प्रश्नों का विश्लेषण किया जाए। किसी और विषय के लिए प्रश्नों का विश्लेषण आप कर सकते हैं कि भई हाँ, प्रश्न ऐसे आए थे, आप इन्हें ऐसे बना दीजिए। अभी जब हम विज्ञान के विषयों की बात करें, फिज़िक्स या केमिस्ट्री, भौतिक या रसायन, ऐसे छात्र जो लंबे समय से इनके संपर्क में नहीं हैं, इन विषयों के संपर्क में नहीं हैं या इनका अध्ययन उन्होंने नहीं किया है, उनके लिए प्रश्नों का विश्लेषण सीधे कर पाना ये धोखा देने जैसा है कि आप बता दें कि इस प्रश्न को ऐसा लिखना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोर्स विस्तृत नहीं है परंतु सारगर्भित है। आप जब तक ए नहीं जानेंगे, ए फॉर एप्पल कैसे लिखेंगे? यदि हम केमिस्ट्री की बात करें, विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं, उसमें आप देखेंगे क्या है, सिलेबस में क्या है, सिलेबस से वो किस तरह अलग हैं या सिलेबस में किस तरह वो शामिल हैं, इनकी परिभाषाएँ निश्चित नहीं हैं। देखिए, जैसे हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में मुख्य परीक्षा में लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। अब मैं या कोई शिक्षक, कोई मार्गदर्शक जो बता दे कि इस लाइन की परिभाषा क्या है और कितनी है। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। आप देखेंगे सिलेबस में ये लिखा हुआ है। अब 2021 का प्रश्न पत्र उठाएँ मान लीजिए, तो उसमें अल्कोहल की व्याख्या पूछा है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनते हैं। एक बार एसिटिक अम्ल पूछा हुआ है, कैसे बनते हैं। आप देखेंगे तो जो पुराना सिलेबस था मॉडिफाई होने के पहले, उसमें इसके नाम अलग-अलग लिखे हुए थे कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के संदर्भ में। लेकिन अब वो संदर्भ में भी हटा दिया गया और उसके बाद लिखा गया है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। ये लिखना आप देखेंगे तो एक शिक्षक की दृष्टि से ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, हम उतना विस्तृत अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन जो एक 10वीं के सिलेबस में है और प्रमाणित माना गया है कि 10वीं के सिलेबस से प्रश्न आएँगे, हम उतना तो अध्ययन करें। मार्गदर्शक, यदि हम मार्गदर्शन ना करें तो हम पथ भ्रमित भी ना करें ना, मार्ग से भ्रमित भी ना करें। समझिएगा, कुछ एक किताबें जो बाज़ारों में उपलब्ध हैं, जो मार्केट में अभी प्रचलन में हैं, नए छात्र अचानक से जाते हैं, वो किताब खरीद के ले आते हैं। एक प्रश्न पत्र में लिखा है कि अल्कोहल की व्याख्या करें, तो उस किताब में उत्तर लिखा हुआ है। अगले में लिखा है कि पीओपी की व्याख्या करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो उस किताब में लिख दिया गया है कि पूर्व में सम्मिलित था और अभी वर्तमान में ये सम्मिलित नहीं है सिलेबस में। पीवीसी की व्याख्या वो अपनी किताबों में करते हैं, वो भी तो सम्मिलित नहीं है। टेफ्लॉन की व्याख्या वो अपनी किताबों में करते हैं, वो भी तो सम्मिलित नहीं है। एसिटिक अम्ल के लिए वो लिख देते हैं कि भई वर्तमान में सम्मिलित नहीं है। नए छात्र इससे दिग्भ्रमित हो जाते हैं, पथभ्रमित हो जाते हैं। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं और मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी के कहने पे अपने आप को मत बाँधिए। इवन मेरे कहने पे भी अपने आप को मत बाँधिए। स्वयं के विवेक से काम लीजिए कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। मात्र कक्षा 10वीं का सिलेबस है। उसमें जो लिखा है उसमें कक्षा 10वीं का पूरा ही आप पढ़ लीजिए और सद्गुरु मालिक आपके इष्ट देव आपकी सहायता उसमें करेंगे। अब ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर चूँकि छात्रों की माँग आई कि कुछ मार्गदर्शन किया जाए, किसी एक विषय को उठा के बात कर पाना संभव नहीं है। लेकिन मुख्य परीक्षा में क्या विभेद हैं और हमें मुख्य परीक्षा के लिए किस तरह से अध्ययन करना चाहिए? यदि ईश्वर करे आपका अभी प्रारंभिक परीक्षा में हो रहा है सिलेक्शन और आप मुख्य परीक्षा देने वाले हैं तब भी, या आप भविष्य की मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तब भी, हम अपने पढ़ने के तरीकों को क्या रखें? कहाँ समय दें? क्योंकि ये मार्जिनल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और ये आपका चयन सुनिश्चित करवा सकते हैं। जैसे
किसी एक विषय को उठा के बात करूं, मान लीजिए अल्कोहल पे प्रश्न पूछा गया कि अल्कोहल क्या है। आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें अल्कोहल की व्याख्या पूछी गई है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को समझाइए। ये एक शब्द हो गया। पुराने सिलेबस में कार्बनिक रसायन के बारे में लिखा हुआ था, तो हम मार्गदर्शक, हम शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते पूरा पढ़ाया करते थे, अभी भी हम पढ़ाते हैं। लेकिन अब यदि मान लीजिए कार्बनिक रसायन शब्द को हटा दिया है और सिर्फ अल्कोहल का लिख दिया है, तो मैं इससे संबंधित चाहे आपसे 2 मार्क्स के प्रश्न पूछूं, 2 अंक के प्रश्न पूछूं, 4 के पूछूं, 8 के पूछूं या 15 के पूछूं, जब तक आप इसका आधार नहीं पढ़े हैं तब तक इसके बारे में व्याख्या कैसे करेंगे आप? क्या किसी अनसॉल्व्ड को पढ़ के आप इसका उत्तर लिख सकते हैं? भाई ये वो परीक्षाएं नहीं है जिसमें आप गाइड पढ़ के पास हो जाया करते थे, गाइड बुक पढ़ के पास हो जाया करते थे। अभी आपको ऐसा भी नहीं कि केमिस्ट्री में एमएससी करना है, मास्टर्स करना है, लेकिन कुछ उसके विषय में संदर्भित जानकारी होना आवश्यक है। संदर्भित जानकारी का अर्थ मैं कैसे समझाऊं आपको? तो यदि हम अल्कोहल को पढ़ना चाह रहे हैं, मान लीजिए की बात, तथाकथित रूप से तो ये भी अभी सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है कि अल्कोहल से संबंधित प्रश्न आएंगे, इसलिए बाजारों में बिकने वाली किताबों के पीछे अंधाधुंध मत भागिए। ठीक, किताबों से ज्ञान मिलता अवश्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन यहां आपका भाग्य निर्धारण आप स्वयं करेंगे। आपको अध्ययन की आवश्यकता है, शॉर्टकट मत तलाशिए। थोड़ा सा गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा, बहुत नहीं परंतु थोड़ा सा निश्चित रूप से करना होगा। तो एक टीचर होने के नाते मैं यदि आपसे बात करूं कि भाई यदि अल्कोहल है और एक नए छात्र को कहां से पढ़ना चाहिए और कितना छोड़ना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि इसके लिए आपको कम से कम कार्बन से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। ये भी कक्षा 10वीं की किताबों में आपको उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहला जो मैं पिछले भी वीडियो में मैंने बात की है, भय, मानसिक भय, हम तो नहीं पढ़े हैं विज्ञान। अरे कुछ नहीं है। देखिए, पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह से रखिए, सारे उत्तर अपने आप बनते जाएंगे। यदि आप बोलेंगे सर उत्तर कैसे बनाना है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। यदि मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन से यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सब अपने आप आपका बनते जाएगा। जैसे कार्बन के बारे में सबसे पढ़ूं, यदि मैं ऐसा विद्यार्थी हूं जिसने कक्षा 10वीं के बाद विज्ञान विषय छोड़ दिया था, तो मैं यहां से पढ़ना शुरू करूं। कार्बन जिसका सिंबल C है, कार्बन वह तत्व जो हम सभी में उपस्थित है, जो पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार है। कार्बन की परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इस 6 की व्याख्या ऐसे है, ये नाभिक होता है। इस नाभिक की ओर जो पहला चक्र होता है जिसे हम K बोलते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दूसरा चक्र होता है जिसे हम L बोलते हैं और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया 2 और 4 मिला के कुल 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको पढ़ने के लिए क्या ऐसे विज्ञान की गहन अध्ययन की आवश्यकता है? सिर्फ कक्षा 10वीं का ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब विज्ञान में आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए कि ये जो दूसरा कक्षक है इसमें पूर्ति होनी चाहिए 8 की। यदि ये 8 की पूर्ति हो जाए तो कार्बन अपना कार्य बंद कर देगा, स्थायी हो जाएगा, यौगिक बना लेगा। अभी इसमें 4 हैं, 4 और मिल जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। ये जो 4 आप वृत्त देख रहे हैं, सर्कल देख रहे हैं, इसको किताबों में ऐसा व्याख्या किया गया है। कार्बन के 4 बॉन्ड, कार्बन के 4 बंध बनाने की क्षमता, जिसको कार्बन की चतुः संयोजकता बोला गया है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन 4 तरह के बंध बना सकता है। कार्बन कैन मेक 4 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। यहां से आप पढ़ने का तरीका ऐसा रखें कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध बने तो क्या, कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध बने तो क्या, कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध बने तो क्या। When carbon made single bond, dual bond and triple bond। चलिए इसको यदि मैं अभी छोड़ भी दूं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध बने तो इसका नाम एल्कीन, ऐसा देखिए। तो कार्बन और कार्बन एक एक बंध से तो जोड़ दिया, 4 और होने चाहिए,
1 2 3 और 4, इस कार्बन के 4 पूरे हो गए। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 और ये मिला के 4, 2 कार्बन हैं। आप नाम याद करें 5 तक का। एक कार्बन के लिए आप नाम लेते हैं METH, 2 कार्बन के लिए आप नाम लेते हैं ETH, 3 कार्बन के लिए आप नाम लेते हैं PROP prop, 4 कार्बन के लिए आप नाम लेते हैं BUT, 5 कार्बन के लिए आप नाम लेते हैं PENT। नहीं याद कर पाए, ये तीनों छोड़ दीजिए, ये 2 तो याद कीजिए। क्या इसमें याद करने में बड़ा विज्ञान का अधिकतम भूमिका? सिर्फ क्लास कक्षा 10वीं के सिलेबस पे है ये। देखिए 2 कार्बन है तो आपने लिखा ETH, कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है तो आपने लिखा ANE, ये वाला ANE। इस कंपाउंड का नाम बना ETHANE, जिसमें बाकी सब तरफ जुड़े हुए हैं H हाइड्रोजन। सीमित समय पे इतना ही बताया जाना संभव है। देखिए फॉर्मूला बन गया आपका C2H6। कहाँ अल्कोहल पूछा था सर, आप कहाँ ये पढ़ा रहे हैं? ठीक है, देखते हैं जरा। देखिए यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, रोक के पॉज करके। मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ूंगा, ध्यान दें। ये आया C2H6, इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से इस स्ट्रक्चर को बना रहा, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, और यहां एक OH लिख दिया। यदि मुझे नहीं पता कि इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सम्मिलित समूह, तो भी मैं OH करके तो याद करूं, तब मेरे दिमाग में आएगा कि ये अल्कोहल समूह है। दिस इज द ग्रुप ऑफ अल्कोहल इन कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें नाम में पीछे OL जोड़ा जाता है। तो मैं याद करूं कि पहले मेरे पास इथेन था, यहां जब तक H जुड़ा था ETHANE, अब यहां बोल रहे हैं OL जोड़ना है तो ETHANOL, इथेनॉल। फॉर्मूला देखिए, सिंपल काउंट करना है आपको। C2, यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 H लगे हैं, OH, नाम हो गया इथेनॉल। ये वो इथेनॉल है जिसे आप वाइन स्पिरिट कहते हैं। सभी तरह की जो मदिराएं हैं वो इससे बनती हैं, अल्कोहल। अब इसके बाद आप अल्कोहल के विषय में पढ़ना शुरू करें तो चाहे 2 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो, चाहे 8 अंक का हो, सभी प्रश्न आप संयमित रूप से उत्तर दे पाएंगे, डायग्राम भी बना पाएंगे, संरचना भी बना पाएंगे, परमाणु क्रमांक भी लिख पाएंगे, और कब अंक को बढ़ाना है और कब अंक को कम करना है, या अंकों के अनुसार उत्तर को कब बढ़ाना है और उत्तर को कब कम करना है, ये आपकी जानकारी में स्पष्ट रहेगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में तो कोई शिक्षक आपके पास नहीं पहुंचेगा, ना कोई किताबें पहुंचेंगी। जब पद आपको प्राप्त करना है और सफलता आपको लेना है तो मेहनत भी आपको ही करनी है। हम तो सिर्फ एक मार्गदर्शक हैं, गाइड हैं, माइलस्टोन हैं, हम तो वहीं रह जाएंगे जहां हैं। बढ़ना तो आपको आगे है। यदि मान लीजिए ये पिछला 3 मिनट आपको कुछ समझ में आया, सोचिए 30 मिनट में आप कितना समझ जाएंगे। 3 घंटे में तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का। और इस 3 घंटे पढ़ने के बजाय हम सिर्फ भय में समय निकाल देते हैं लोगों से पूछने में। मैं नहीं कहता कि मैं सर्व जानकार हूं। आजकल एक विडंबना हो गई है कि जो सामने दिख गया सोशल मीडिया पे हम उसी का अनुसरण करने लगते हैं। अरे क्या मान्यता है उसकी? पद आपको प्राप्त करना है, सफलता आपको लेना है। सभी शिक्षक जो कोई इस वीडियो को देखेंगे या जो कोई मुझसे सहमत हैं, ये निश्चित रूप से मानेंगे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे विद्या आपको प्राप्त नहीं होगी। यदि विद्या प्राप्त नहीं होगी तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपको पहले समझना पड़ेगा कि 5 अंक मुख्य परीक्षा में कितनी भूमिका रखते हैं, और उस 5 अंक से आप
रैंक 1 से रैंक 200 तक फ्लक्चुएट हो सकते हैं। देखिए, प्रश्न था अल्कोहल से संबंधित, जो विगत वर्ष के प्रश्न में पूछा गया है। मैं कैसे आपको बता दूं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल के विषय में ऐसा उत्तर लिखिएगा जब तक आप अल्कोहल के बारे में ही नहीं जान रहे। अच्छा, मैं अल्कोहल के बारे में कैसे बता दूं आपको जब तक आप एल्केन के बारे में नहीं जान रहे। मैं कैसे ही बता दूं आपको कि भाई एल्केन में OH समूह को जोड़ना है आपको, तो इसका नाम इथेनॉल बन गया। यदि इतना ही पढ़ेंगे आप, देखिए तो एक कार्बन का मीथेन है, उसमें OL जोड़ देंगे आप, मीथेनॉल। 3 कार्बन में जोड़ देंगे आप तो प्रोपेनॉल। 4 कार्बन में जोड़ देंगे आप तो ब्यूटेनॉल। 5 कार्बन में जोड़ देंगे आप तो पेंटेनॉल। ये जो OL समूह आप देख रहे हैं, अल्कोहल समूह आप देख रहे हैं, सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़िए, मैं बोला उसको ध्यान दीजिए जो मैंने आपसे अनुरोध किया। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, डेटॉल, सेवनॉल, बर्नॉल, पैरासीटामॉल, जो हम बुखार के लिए दवाई खाते हैं, ये सब इसी समूह का हिस्सा है भाई, अल्कोहल समूह का। सबका फॉर्मूला आप नेट पे सर्च कीजिए, सब में आपको OH लगा हुआ दिखेगा। बस इतना सा पढ़ना है आपको। कभी आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे, उसमें पूछा डेटॉल में निम्नलिखित कौन सा एक समूह होता है, तो आप बोलेंगे अल्कोहल समूह होता है। पैरासीटामॉल में कौन सा समूह होता है, तो आप बोलेंगे अल्कोहल समूह होता है। बस इस वीडियो का गत 5 मिनट, यदि आप उसमें इतना समझ पा रहे हैं तो समझिए आप 5 घंटे में कितना पढ़ लेंगे। पढ़ाई से मन चोरी मत कीजिए, पूरा पढ़िए। सिर्फ 10वीं का सिलेबस है ये, 10वीं के सिलेबस पे फोकस करके पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि 2 अंक में मैं स्ट्रक्चर बनाऊं या ना बनाऊं, परमाणु विन्यास लिखूं या ना लिखूं, वो आपकी आत्मा आपको अपने आप बताती जाएगी। इतने हम सभी अनुभवी हैं, कम से कम ग्रेजुएशन करके हम इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, कम से कम हम सभी स्नातक हैं इस परीक्षा में बैठने वाले। हमारी आत्मा ही हमारा मार्गदर्शक है और किताबें। यदि आप दूर दराज के गांवों में रहते हैं, मिसगाइड मत होइए, मिसगाइड मत होइए। आज का समय ऐसा ही हो गया है, मिसगाइड करने वाले लोग ज्यादा हैं। आपको लगे कि मैं मिसगाइड कर रहा हूं, आप वो मान लीजिए, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। कहां से प्रश्न आए थे, कैसे आए थे? अरे मुख्य परीक्षा है, प्रश्न आए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। हम ये बात नहीं कर सकते कि वही प्रश्न फिर से दोहराए जाएंगे। आपको हर प्रश्न के लिए एक नया समझना पड़ेगा कि हमें इसे कैसे लिखना है। इतना सारा अलग अलग समझने के बजाय आप कोर भूमिका समझ जाइए कि हमें इस प्रश्न को ऐसे आगे बढ़ाना है और इस प्रश्न को हमें ऐसे पीछे लेना है, कहां पे हम उसकी व्याख्या किस तरह से करें। मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा, वो अनप्रमाणिक किताबें जो प्रमाणिक नहीं है, उनके आधार पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को, मौके को मत गंवाइए। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कुछ रासायनिक, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। अब ये उनका विवेकाधिकार है, उनका एकाधिकार है, वो आपसे अल्कोहल पूछें, कार्बोक्सिलिक एसिड पूछें, आपसे ईथर भी पूछ सकते हैं, आपसे कीटोन भी पूछ सकते हैं। कक्षा 10वीं के सिलेबस में 6 मुख्य यौगिकों के बारे में दिया हुआ है। अरे उतना तो फॉर्मूला कम से कम पढ़िए। छत्तीसगढ़ PSC की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं आप, क्यों किसी के कहने पे बंध रहे हैं? ये वो प्रश्न का उत्तर था जो सबसे ज्यादा हमको सोशल मीडिया में क्वेश्चन प्राप्त होते हैं कि सर अल्कोहल के विषय में पढ़ें कि नहीं, वो तो सिलेबस में नहीं दिया है, फला किताब में ऐसा लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिया है, एक बार उत्तर दिया है, एक बार उत्तर नहीं दिया है। जितना समय आप इन चर्चाओं में गंवाएंगे, उतने समय में आप इसको पढ़ के, याद करके, समझ के दिमाग में बैठा लेंगे। यही मुख्य बात है जो मेरे को केमिस्ट्री से संबंधित एक बात आपसे करनी थी कि यदि भाई अल्कोहल पे प्रश्न आए हैं और अल्कोहल पे यदि उत्तर दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी सिलेबस में अल्कोहल लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ कक्षा 10वीं की किताबों को उठाइए, कम से कम उतना पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि कब आपको उत्तर को बढ़ाना है और कब आपको उत्तर को कम करना है। मैं आशा करूंगा कि मैं इस कम समय में जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, मेरी आत्मा यदि बोल रही है तो आपकी आत्मा उसको ग्रहण करेगी। इसी तरह से एक
केमिस्ट्री के विषयों की ही बात करूं, केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र की ही बात करूं, तो आवर्त सारणी को लेके बहुत क्वेरीज छात्रों की, प्रतियोगियों की हमको प्राप्त होती है, मिलती है कि आवर्त सारणी में क्या पढ़ना है सर। पहले तो आवर्त सारणी का विस्तृत रूप पढ़ना था, अभी धातु अधातु को लेके दिया हुआ है, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ें कि नहीं पढ़ें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, वैलेंसी के बारे में हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। सर फला किताब में तो उसका उत्तर में ये लिख दिया है कि विलोपित हो गया है सिलेबस से। अरे भाई, आवर्त सारणी की यदि मैं बात करूं आपसे, तो धातु अधातु उपधातु, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब उसमें धातु है, अधातु है, उपधातु है, वो धातुओं के सामान्य गुण लिखा है ना उसमें, तो विद्युत ऋणात्मकता अपने आप आ गई। फिर यदि आपने किसी किताब को मान लीजिए, मैं किसी किताब का नाम नहीं लूंगा, यदि मान लीजिए आप बोलते हैं कि भाई सर ये तो लिखा है विलोपित हो चुका है सिलेबस से, ठीक है आप मत पढ़िए, और यदि वो आ गया प्रश्न तो 8 नंबर से चूक गए आप, तो क्या वो किताब वाला उसकी जिम्मेदारी लेगा? आयोग तो बोल देगा कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक लिखा हुआ है। अब यदि मान लीजिए कोई छात्र, मैं एक मार्गदर्शक हूं, शिक्षक हूं, कोई मुझसे पूछता है कि सर मैं आवर्त सारणी के फला उत्तर को कैसे अटेंड करूं बताइए, तो मुझे पहले उससे पूछना पड़ता है कि भाई क्या आप विज्ञान समूह के छात्र हैं? क्या आप आवर्त सारणी के बारे में पहले से जान रहे हैं? क्या आप जानते हैं आवर्त सारणी कैसे बनी है? ठीक है, मान लीजिए सिलेबस में सिर्फ ये लिखा हुआ है धातुओं की आवर्त सारणी में स्थिति। क्या एज अ शिक्षक, एज अ टीचर आप बोलेंगे कि ये तर्क संगत उत्तर है? भाई पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट, एक तत्व, एक एटम कैसे बना होता है, उसमें किस तरह के चक्र होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन है, क्या प्रोटॉन है, क्या न्यूट्रॉन है, KLMN क्या है, 2 8 18 32 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, आपको पीरियोडिक टेबल कैसे बना वो पता होना चाहिए, तब तो आप पीरियोडिक टेबल के बारे में लिख पाएंगे ना। या कैसे ही लिख लेंगे आप अचानक उसके बारे में? तो यदि मान लीजिए धातु उसकी क्वेश्चन जैसे हमारे प्रीवियस आप देखेंगे प्रश्न पत्रों में है या सिलेबस में है, धातु के बारे में लिखा है, मेटल्स के बारे में और अधातु के बारे में लिखा है, जो क्वेश्चंस अभी करंटली आए हुए हैं आवर्त सारणी में स्थिति, मेटल एंड नॉन मेटल्स को लेके आवर्त सारणी में स्थिति। अरे भाई धातु क्या है ये एक अलग प्रश्न है, आवर्त सारणी में धातु की स्थिति क्या है ये एक अलग प्रश्न है। तो क्या अब आप धातु के बारे में पढ़ना छोड़ दें या आवर्त सारणी में क्या स्थिति है वो पढ़ना छोड़ दें? हम शिक्षक यही एक समझाने में बच्चों को बहुत एफर्ट लगाते हैं कि आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा भाई। यहां बहुत महत्वपूर्ण भाग्य की लड़ाई है, कैरियर की लड़ाई है। लाखों छात्र सम्मिलित हुए थे, जिसमें से कुछ 100 छात्र मुख्य परीक्षा लिखेंगे, जिसमें से 200 छात्र अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो यदि आप मेरे से बोलते हैं धातु और अधातु की आवर्त सारणी में स्थिति, तो मैं बोलूंगा कि आपको धातु के बारे में पहले पढ़ना है, अधातु के बारे में पहले पढ़ना है और पूरा पूरा एटॉमिक मॉडल पढ़ना है आपको, परमाणुविक संरचना। उसके बाद कहीं जाके आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि आवर्त सारणी क्या होता है। आप पीरियोडिक टेबल को इतना समझ पाएंगे जितना हमारे सिलेबस के लिए आवश्यक है, और तब प्रश्न कहीं से भी घुमाए जाएंगे वो आपसे बन जाएंगे। कैसे? मैं अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करूं ताकि मैं आप लोगों का भय शायद दूर कर पाऊं। सर हम तो ये पढ़े ही नहीं थे कभी 10वीं के बाद, क्या है ये धातु और अधातु? देखिए हमें उत्तरों की भूमिका किस तरह से बनानी चाहिए। एक तत्व, कोई भी एक तत्व उठाइए, एलिमेंट उठाइए, एटम उठाइए, परमाणु उठाइए, कोई भी एक तत्व। बहुत सारी थ्योरीज हैं, नील बोहर साहब की थ्योरीज हैं, रदरफोर्ड साहब की थ्योरीज हैं। हमको उन थ्योरीज को नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस से एकदम बाहर हो जाएगा। हाँ आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन यदि आप विज्ञान समूह के नहीं है तो उसमें रटने में मत जाइए। कम से कम हम इतना तो अपने दिमाग में बैठाएं, केंद्र में जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। सबसे प्रारंभ में इस तरह से 4 चक्करों की अवधारणा माना गया,
ऑर्बिटल्स जिनको आप बोलते हैं, कक्षा जिनको आप बोलते हैं, इनका नाम K, L, M, N रखा गया। वैज्ञानिक सर लोग जो थे, जो साइंटिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बोला कि इसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता 2 है, इसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता 8 है, इसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता 18 है, इसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता 32 है। इसके बाद के वैज्ञानिकों ने भी और अवधारणाएं दी, लेकिन कम से कम हम इतना याद रखें जो 10वीं के सिलेबस के आधार पर है। क्या कठिन है इसमें? केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, वैसे ही इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32, 2, 8, 18 और 32। इनको केमिस्ट्री की मैजिक नंबर मान लीजिए आप, 2, 8, 18 और 32। क्यों ये याद करवाया आपको? छोटा सा प्रश्न है, आवर्त सारणी किसके आधार पे बनाई गई? 2, 8, 18 और 32 के आधार पे बनाई गई। जो पहला आप आवर्त देखेंगे, पहली जो आप आड़ी लाइन देखेंगे पहली जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, उसमें 2 तत्व हैं। मैं आता हूं 2 मिनट बाद उसमें। उसके बाद आप देखेंगे तो 8 और 8 तत्व हैं, फिर 18 और 18 तत्व हैं, और उसके बाद 32 और 32 तत्व हैं। इस तरह से मिला के 118 तत्व हैं। सिर्फ इतना ही पढ़ना था आपको और आप आवर्त सारणी के एक आधार पे पहुंच जाएंगे कि भाई इसकी 1 लाइन है, उसमें इसकी 2 लाइन है, इसकी 2 लाइन है, इसकी 2 लाइन है। कुल मिला के आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। देयर आर 7 पीरियड्स ऑन पीरियोडिक टेबल। इसके बाद एक वैज्ञानिक भाई साहब आए, एक वैज्ञानिक सर आए, उन्होंने बोला कि इस थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई हमको करना होगा। थोड़ा मॉडिफाई क्या करना होगा? तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर एक सब ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 सब ऑर्बिटल है, इसके अंदर 3 सब ऑर्बिटल है, और इसके अंदर 4 सब ऑर्बिटल्स हैं। उन्होंने इसका नाम दिया S, SP, SPD, SPD और F। उप कक्षाएं जिनको आप कह सकते हैं, सब ऑर्बिटल्स आप बोलते हैं। इन्होंने बोला SPDF S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन दोनों थ्योरीज को आपस में मैच कीजिए, जो व्हाइट में ड्रॉ है और येलो में ड्रॉ है। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 2 आपस में मैच हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए ये 8 मैच हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, देखिए ये 18 मैच हो गया। इसमें 2, 6, 10 और 14, देखिए ये 32 मैच हो गया। इस तरह से दोनों थ्योरीज को आपस में सेट किया गया, और ये वो थ्योरी है जो वर्तमान तक चल रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा आवर्त सारणी किस आधार पे बनाई गई? 2, 8, 18 और 32 के आधार पे बनाई गई। अब सुनिए, आवर्त सारणी किस आधार पे बांटी गई? तो SPDF के आधार पे बांटी गई। सिर्फ 3 मिनट में ये 2 प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। इसको आप जितना मैंने बोला उतना शब्दों में लिख दीजिए और ये डायग्राम बना दीजिए। 4 मार्क्स, 8 मार्क्स के प्रश्न कवर हो जाएंगे इसमें। 2, 8, 18 और 32 के आधार पे बनाई गई, SPDF के आधार पे बांटी गई। S ब्लॉक में 2 दिखा रहा है आपको, S ब्लॉक में 2 वर्ग हैं, P ब्लॉक में 6 वर्ग हैं, D ब्लॉक में 10 वर्ग हैं और F ब्लॉक में 14 वर्ग हैं। इस तरह से आवर्त सारणी का विस्तार, सबसे शुरू में देखिए सिर्फ 5 मिनट लगा हमको आवर्त सारणी पढ़ने में। आवर्त सारणी का मूल पढ़ने में हमको 5 मिनट लगा, और हम आवर्त सारणी के एक बेस को जान गए कि हाँ भाई 2, 8, 18 और 32 के आधार पर आवर्त सारणी बनाई गई, जबकि SPDF के आधार पर बांटी गई। अब प्रारंभिक परीक्षाओं में कभी पूछा जाए कि आवर्त सारणी कितने भागों में बटी है, तो आप बोलेंगे 4 भाग में बटी है। SPDF कितने प्रकार के तत्व हैं, तो आप बोलेंगे 4 प्रकार के तत्व हैं। S ब्लॉक तत्व हैं, P ब्लॉक तत्व हैं, D ब्लॉक तत्व हैं और F ब्लॉक तत्व हैं। आवर्त सारणी का ये बेस पढ़े बिना आप धातु धातु कैसे पहुंचेंगे कि क्या प्लस धनायन बनाता है और क्या ऋणायन बनाता है। फिलहाल मैं अपनी बात खत्म करूं, इस नंबर को याद रखिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। 2, 8, 18 और 32
2, 6, 10 और 14। एक ये आवर्त सारणी का मॉडल है, देखिए ये 18 देखिए। इसके बाद मैं जो बोलूंगा उसे ध्यान दीजिए। देखिए ये पहला वाला, ये जो पहला आप आवर्त देख रहे हैं इसमें 2 है, 2 तत्व है इसमें, 1 और ये 2। ये दूसरा आवर्त मैंने येलो लाइन लगाई अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 2 है। इन दोनों में देखेंगे आप तो 8 है, इसमें दोनों में देखेंगे आप तो 18 है, इन दोनों में आप देखेंगे तो 32 है। इसमें दिख 18 रहा है, लेकिन यहां से देखिए लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को अलग किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक उसमें इंक्लूड है। देखिए ये दोनों मिला के एस ब्लॉक मैंने लिखा था 2, ये 6 मिला के पी ब्लॉक मैंने लिखा था 6, ये 10 मिला के डी ब्लॉक मैंने लिखा था 10, इसमें 14 है, ये आपका एफ ब्लॉक। मैंने आपसे बोला 2, 8, 18, 32 के आधार पर, जिनको मैजिक नंबर केमिस्ट्री के बोला गया, के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनी, आवर्त सारणी बनी। आवर्त सारणी किस आधार पर बंटी? एस पी डी एफ के आधार पर बंटी। अब ये देखते ही दिमाग में पुराना भय आ जाता है, 10वीं का 11वीं का जैसा भी हो, अरे बाप रे इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल। इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल नहीं करना है भाई हमको, हमारे सिलेबस में 20 तक का नाम पर्याप्त है। परमाणु क्रमांक 20 तक का नाम हमारे सिलेबस में बहुत पर्याप्त है। कैसे 20 तक का नाम कैसे भरे होंगे इन्होंने? देखिए ये पीरियोडिक टेबल, इसको डायरेक्ट याद कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सिर्फ ये 20 तक का आपको याद करना है और सारा का सारा जितना हमारे सिलेबस में है इसमें कवर अप हो जाएगा। यदि आप साइंस ग्रुप से संबंधित हैं पहले के पढ़े हुए तो और थोड़ा सा आगे याद कर लीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, लेकिन ये कम से कम 20 तक का याद रखिए। अब मैं इसको क्यों उठाया, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या आया हुआ था? धातु और अधातु की आवर्त सारणी में स्थिति को सुनिश्चित कीजिए की व्याख्या कीजिए। इस एक हाइड्रोजन को छोड़ के बात कीजिए। देखिए ये ग्रुप धातुओं का है, इस ग्रुप में धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। ये जो आप बोल्ड लाइन देख रहे हैं ये क्रॉस मार्क है। इस एक पर्टिकुलर पी ब्लॉक में अधातु भी है, धातु भी है, उपधातु भी है, इसमें धातु भी है। देखिए 1 लिखा है मतलब अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 लिखा है मतलब अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, +1 +2 धातु, हाइड्रोजन की बात छोड़ दीजिए। 13 देखिए, 3 पकड़िए, +3 धातु, 4 देखिए +-4 अधातु, 5 देखिए ऋण बनाएगा अधातु, 6 अधातु, 7 अधातु, गैस, आइडियल गैसेस। मतलब आपको 118 तत्व नहीं पढ़ने हैं कि आप भय लें क्या है आवर्त सारणी। सिर्फ इतना ही पिछला 10 मिनट जो था इसी में हम पीरियोडिक टेबल भी पूरा पढ़ लेंगे। थोड़ा सा अच्छे से आप इसमें 2 घंटा लगा दें, आपको धातु की स्थिति भी समझ में आ जाएगी, अधातु की स्थिति भी समझ में आ जाएगी। ये धन आयन बनाते हैं, वो ऋण आयन बनाते हैं, कौन सहसंयोजक बंध बनाते हैं। यहीं से कार्बन के विषय में आगे पढ़ लीजिए, जिसमें आप अल्कोहल वाले टॉपिक में पहुंच जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में पहुंच जाएंगे। ये बीच की संक्रमण धातुएं हैं। अब यदि आवर्त सारणी सिलेबस में नहीं भी लिखा हुआ है तो बताइए, ये समूह पूरा पूरा धातु का है, मेटल्स का, इसमें अधातु भी है, धातु भी है, उपधातु भी है। ये संक्रमण धातुएं हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। बिना इसको पढ़े आप धातु और अधातु किसी किताब से कैसे रटेंगे? फिर कोई ऐसा विश्लेषण करके कैसे आपको बताएगा कि आपको उत्तर में क्या लिखना है? जब तक आप इस विषय को पूरा नहीं पढ़ेंगे आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि कब आपको उत्तर को बढ़ाना है और कब आपको उत्तर को कम करना है।
मात्र कक्षा 10वीं का ही विषय है, उतना ही आप अच्छे से पढ़ें। मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा, मिसगाइड ना हों। जितना समय हम सोशल मीडिया में उत्तरों को ढूंढने में खत्म करेंगे, उतने समय में हम खुद से उसे पढ़ लेंगे। यदि कोई मार्गदर्शक आपको मिलता है, कोई गुरु मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इधर उधर अपने आप को व्यथित मत कीजिए। यदि अभी की प्रारंभिक परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो रहा है, ऐसी आपकी उम्मीद है, मन लगाइए, पढ़िए। जैसे समय मिलेगा हम इस पे और विस्तार से बात करेंगे कि हमें किस तरह से और पढ़ना चाहिए, किस विषय को कहां से उठाना चाहिए, किस टॉपिक पे कहां से अध्ययन करना चाहिए। उम्मीद है ये पिछला 30 मिनट आपके काम आए और आप समझ पाए कि आपको पढ़ने की अवधारणा को किस तरह से रखना चाहिए, या पढ़ने की अवधारणा पे कहां से आपको आगे बढ़ना चाहिए। मन से पढ़िए, शांत भाव से पढ़िए, लगन से पढ़िए, उम्मीद रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। दिग्भ्रमित मत होइए, अप्रमाणिक किताबों के पीछे मत भागिए। मेरा आपसे इतना अनुरोध है, मन से अध्ययन कीजिए। पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, पढ़ा हुआ ज्ञान हमेशा काम आता है। और कोई बात हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से आपको, और दूरगामी छात्र जो हैं उन्हें किस तरह से, दूरस्थ छात्र जो हैं उन्हें किस तरह से और अवधारणाएं चाहिए या क्या मार्गदर्शन चाहिए, तो हम और प्रयास करेंगे इस पे आगे आपसे बात करने का। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। सद्गुरु मालिक आपके इष्ट देव आपका भला करें। नमस्कार।